Hello to all students, Living Peak classes Prayagraj, and you are watching a biology classes. Today we are here to discuss the biology, which is related to class 12th standard. आज मैं आप लोगों के सामने चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का चैप्टर लेकर के आया हूं और चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा था? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी जीवधारियों में रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का है और उसमें कौन कौन से इवेंट्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं यूनिट फर्स्ट, रिप्रोडक्शन, चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। आप समझ गए होंगे कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि प्लांट्स लैंगिक रूप से रिप्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स। ठीक है, तो आर वी नॉट लकी दैट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। और भी इसके साथ साथ देखा जाए तो प्लांट्स में जो फ्लावर का जो कैरेक्टर्स हमको पढ़ना है, तो फ्लावर है क्या, कैसे उसको डिफाइन करेंगे। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कंटेंट्स पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर कंटेंट्स क्या है? फ्लावर। फर्स्ट नंबर कंटेंट्स क्या है? फ्लावर। तो फ्लावर का क्या कैरेक्टर्स है, तो आप समझ सकते हैं कि ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी एंजियोस्पर्म का एक आकर्षक अंग है। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? वेल डेवलप्ड प्लांट्स, जिसमें फ्लावर्स का निर्माण होता है। ठीक है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि फ्लावर्स लोअर प्लांट्स में कंप्लीटली तौर पे डेवलप्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स वेल डेवलप्ड प्लांट्स हैं और इसमें जो मेन फ्लावर है वो फ्लावर क्या है? ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ, आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फ्लावरिंग प्लांट्स के विषय में स्टडी करना है, तो सबसे पहले फ्लावर क्या है? तो फ्लावर में ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी फ्लावर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का एक आकर्षित करने वाला ऑर्गन है, अंग है। क्लियर? आइए नेक्स्ट कंटेंट्स की बात करते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन, अगले कंटेंट्स की जब हम चर्चा करेंगे तो प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है, तो यहां प्री फर्टिलाइजेशन ये हम चैप्टर 1 में देख चुके हैं कि जो प्री फर्टिलाइजेशन है उसमें कौन कौन से इवेंट्स आते हैं। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन में हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। क्या पढ़ना है?
स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। तो आप समझ गए होंगे कि जो प्री फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो सबसे पहले उसकी स्टार्टिंग कहां से होती है? गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन में जो इवेंट्स हैं, प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या हमें पढ़ना है? स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, यानी उसकी संरचना और उसमें होने वाले इवेंट्स या घटनाएं। बात क्लियर हुई? समझ में आ गया होगा कि हमें प्री फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं और उसमें क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन में हमने जान लिया है इसके प्रीवियस चैप्टर 1 में कि गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर, ये बात क्लियर हो गई। अब गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो ये सेकंड कंटेंट होगा। इसी तरह से इसी चैप्टर में थर्ड कंटेंट्स की बात आएगी तो डबल फर्टिलाइजेशन, किसकी बात आती है? डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये अपने चाहे मेडिकल के एंट्रेंस में हो, नीट में, एम्स में, या आपके बोर्ड एग्जाम में भी डिफाइन योर डबल फर्टिलाइजेशन। समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हम इसको अच्छे से इस चैप्टर में आगे डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में जो अगला कंटेंट्स है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या होगा इसके बाद में? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन को आप समझ सकते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन से पहले के इवेंट्स, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के बाद। समझ गए? तो ये फर्टिलाइजेशन के पहले प्री फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इसमें भी हमें स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, ठीक है, यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आने वाले कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं और उसमें क्या घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में जो अगला कंटेंट्स दिया गया है एपोमिक्सिस। अगला कंटेंट्स क्या दिया गया है? एपोमिक्सिस एंड पॉलीइम्ब्रियोनी। ठीक है, तो एपोमिक्सिस एंड पॉलीइम्ब्रियोनी, एपोमिक्सिस एंड पॉलीइम्ब्रियोनी। समझ गए? तो हमें इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं? तो डबल फर्टिलाइजेशन को शॉर्ट नोट में आता है और एपोमिक्सिस एंड पॉलीइम्ब्रियोनी। ठीक है, तो इतने कंटेंट्स हैं जिसके विषय में हम स्टडी करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्लावर। ठीक है,
अगर फ्लावर को डिफाइन करना हो तो ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स, ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब आप समझ गए होंगे कि फ्लावर को डिफाइन करना है तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं सभी क्या प्रदर्शित करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर। अब आइए आगे देखते हैं। ए फ्लावर इज मॉडिफाइड, A flower is modified specialized structures. A flower is modified specialized structures which serves as the organ of sexual reproduction. Sexual reproduction in angiosperm. In एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे पॉइंट्स। तो फ्लावर को सारे जितने भी फ्लावर हैं, ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर नेक्स्ट डिफाइन किया जाए फ्लावर को तो ये फ्लावर इज मॉडिफाइड, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। आप समझ रहे हैं कि फ्लावर जो है एक ऐसा मॉडिफाइड स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है कि जो विच सर्व्स एज द ऑर्गन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना। इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑर्गन्स में, ठीक है, सहायक होता है। समझ गए। अब इसी तरह से अगर एक डिफिनेशन और देखिए कि इट इज ए मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। आप कह सकते हैं इट इज ए मॉर्फोलॉजिकल structure where fertilization actually take place. Where fertilization actual take place. स्टूडेंट्स थोड़ा इसमें इसको भिगो लाओ तो हल्का सा, ठीक है ना, और पानी बाहर कर देना। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इट इज ए मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स वेयर फर्टिलाइजेशन एक्चुअल टेक प्लेस। भाई ये ऐसा आकारिकी स्ट्रक्चर है जो कि फर्टिलाइजेशन होने के ये स्थान को बताता है, एक्चुअल टेक प्लेस। ठीक है, आ गया।
अगला कैरेक्टर्स इसी में नोट करना है कि ए टाइपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर कंसिस्ट ऑफ व्हॉर्ल ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। आप समझ गए होंगे कि यह एंजियोस्पर्मिक जो फ्लावर्स होते हैं उसमें कई चक्र बने होते हैं, ठीक है, और उन चक्र के पार्ट को हम क्या कहते हैं, अपेंडेजेस। समझ गए? तो ए टाइपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर कंसिस्ट ऑफ ए टाइपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर समझ गए होंगे कि यह एक ऐसे एंजियोस्पर्मिक फ्लावर, यह आकारकीय आवृतबीजी ऐसा पुष्पक्रम है जो कि कंसिस्ट ऑफ व्हॉर्ल ऑफ, मतलब क्या होते हैं ये चक्र। फ्लावर में आप देखते हैं तो कई चक्र में उसके अंग या ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो होल्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस, ठीक है, होल्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। अब आप समझ गए होंगे, ये तो रहा केवल फ्लावर को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। हम उस फ्लावर की बात कर रहे हैं जो कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं और उसमें कंप्लीट फ्लावर पाए जाते हैं, ठीक है। और कंप्लीट फ्लावर कब कहेंगे, जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ठीक। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एक टाइपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर जो है वो कंसिस्ट ऑफ होल्स, ये कई चक्रों में, और उसके साथ साथ फ्लोरल अपेंडेजेस, ठीक है, और उस फ्लावर में कई उपांग मौजूद होते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। केवल फ्लावर को डिफाइन करने के लिए हमने इतने पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम इसको क्लियर कर दें। ले लिए होंगे? स्क्रीनशॉट हो गया? चलिए आइए, तो जो फ्लावर के अगर देखा जाए तो 4 मेजर पार्ट्स में ये डिवाइड होते हैं। फ्लावर कितने पार्ट्स में, 4 मेजर पार्ट्स, ठीक है ना, 4 मेजर पार्ट्स में ये डिवाइड होते हैं, ठीक है। एक कंप्लीट फ्लावर की बात की जा रही है कि फ्लावर 4 मेजर पार्ट्स आर, वो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो आइए देखें। सबसे पहले कैलिक्स, और उसके साथ साथ कोरोला,
कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, और जो चौथा पार्ट है उसको क्या कहते हैं, गाइनोसियम। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि एक कंप्लीट फ्लावर कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 4 पार्ट्स में। और ये चारों पार्ट्स के क्या नाम है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। समझ गए? तो अब आइए देखिए, जो ये कैलिक्स होता है इसको हम क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं। यानी कि ग्रुप ऑफ सेपल्स, अगर सेपल्स का समूह हो तभी उसको हम कैलिक्स कहेंगे। ठीक है, यानी कैलिक्स में कई सेपल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह जो और ये जो कैलिक्स होते हैं ओनली किस कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं, ओनली ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, और जो कोरोला होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। ठीक है, और ये पेटल्स क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं। ठीक है, कलरफुल होते हैं। अब आइए बात इसकी करते हैं एंड्रोसियम और गाइनोसियम की। ये फ्लावर के कैसे पार्ट हैं, ये फ्लावर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के मेन पार्ट्स हैं। ठीक है, तो जो एंड्रोसियम होते हैं, एंड्रोसियम से मेल गैमेट्स का निर्माण होता है। ठीक है, और गाइनोसियम से फीमेल गैमेट्स का निर्माण होता है। ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि जो एंड्रोसियम है उससे क्या बनते हैं, मेल गैमेट्स। क्या बनते हैं, मेल गैमेट्स, और इससे क्या बनते हैं, फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स। अब इसी में आप देखें तो जो ये एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम स्टमेंस। ठीक है, तो एंड्रोसियम जो है इसको हम क्या कह सकते हैं कि स्टमेंस भी कह सकते हैं, और जो गाइनोसियम है इसको हम क्या कह सकते हैं, कार्पेल्स। समझ गए? क्यों? क्योंकि ये फीमेल गैमेट्स का निर्माण करते हैं और ये मेल गैमेट्स का निर्माण करते हैं। तो आइए हम यहाँ पे एक कंप्लीट फ्लावर का निर्माण करते हैं। तो मान लीजिए ये एक कंप्लीट फ्लावर है। ठीक है, अब इस फ्लावर में सबसे पहले कैलिक्स और ये हमने बना दिया कोरोला। ठीक है, कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, और इसके साथ साथ ये बाइलोब्ड हमने क्या बना दिया, एंथर बना दिया। ठीक है, अब इसकी के अंदर ये ओवरी है, ओवरी में क्या प्रेजेंस है, ओव्यूल प्रेजेंस है। तो आइए सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो सबसे पहले क्या होता है, ऊपर स्टिग्मा, और इसको क्या बोलते हैं, स्टाइल, और यहां से ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, ओवरी, और इसके अंदर ये जो होते हैं उसको ओव्यूल्स कहते हैं। ठीक है,
अब आइए हम फ्लावर का, ये क्या है, एंथर। एंथर किससे जुड़ा हुआ है, फिलामेंट्स से, ठीक है। और ये जो हैं आपके क्या हैं, कैलिक्स, ग्रीन कलर के, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या है, कोरोला, ठीक है। और कोरोला को हम क्या कहते हैं, पेटल्स। और इसी तरीके से हम इसको क्या कहते हैं, सेपल्स। तो अब आप देखिए यहां तक ये फ्लावर का कैसा पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, और ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, ठीक है। अब स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये मिल करके क्या बनाते हैं, गायनोइशियम, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि गायनोसियम कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसी तरह से एंडोसियम, एंथर और फिलामेंट्स से मिलकर के किसका निर्माण होता है, एंड्रोसियम का निर्माण होता है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओयूल्स, ठीक है, ये फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, जिसको कंप्लीट तौर पे हम क्या कहते हैं, गायनोसियम। ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंथर, एंथर फिलामेंट से जुड़ा हुआ है, जिसे हम स्टैमेन्स भी कहते हैं, ठीक है। और इसी स्टैमेन्स को एंड्रोसियम। तो आप कह सकते हैं कि एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। तो ये हमने जो आपका बनाया था, एलियस ऑफ ए फ्लावर, फिगर एलियस ऑफ ए फ्लावर। एलियस मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर। एक फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करने के बाद ऐसा स्ट्रक्चर्स दिखाई देता है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब यहीं पर और समझ लीजिएगा कि जो कैलिक्स और करोला होते हैं, यानी फ्लावर के ऐसे पार्ट जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उसको इसेंशियल पार्ट्स कहते हैं, और जो रिप्रोडक्शन में हेल्प्स और कहते नहीं करते हैं, उनको हम नॉन इसेंशियल कहते हैं। जैसे कि देखिए कैलिक्स और करोला, ये फ्लावर के कैसे पार्ट हैं, नॉन इसेंशियल, ठीक है। और ये फ्लावर के कैसे पार्ट हैं, इसेंशियल पार्ट, ठीक है ना, क्योंकि यही फ्लावर के रिप्रोडक्शन में मेन हेल्प करते हैं, ठीक है, जिससे कि एंड्रोसियम से मेल गैमेट और गायनोसियम से फीमेल गैमेट्स का। तो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन की तरफ। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। फ्लावर में
ये तो हम फ्लावर के पार्ट से विषय में जानकारी प्राप्त हुई। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। ठीक है, तो ये तो हम समझ ही रहे हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर, ये दो प्रोसेस होती हैं। तो अब हम लोग ये तो पहचान ही गए हैं कि फ्लावर का जो मेल पार्ट्स होता है उसको एंड्रोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जो मेल पार्ट्स होता है फ्लावर का उसको हम क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। और जो फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? गाइनोसियम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमने बनाया था, आपको क्या बनाया था कि एंथर ऐसे ऐसे हमने बनाया था, और एंथर वो सब कैसे हैं? बाइलोब्ड हैं। ठीक है, एंथर क्या है? बाइलोब्ड हैं। ठीक है, और ये जुड़े किससे हुए हैं? फिलामेंट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब यही एंथर अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन कर देते हैं तो कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। इसके अंदर, इसी एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट्स होते हैं? पॉलन ग्रेन्स। और पॉलन ग्रेन्स कहाँ पे हैं? पॉलन सैक के अंदर हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं स्टैमेंस, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टैमेंस, माइक्रो स्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन्स। स्टैमेंस हो गया। तो देखिए ये फ्लावर के सभी कैसे पार्ट्स हैं? मेल पार्ट्स हैं। ठीक है ना, जो अभी हमने देखा कि स्टैमेंस और माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन्स। अब इन्हीं के विषय में हमें जानकारी करना है कि स्टैमेंस, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तो ए टाइपिकल स्टैमेंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ठीक है ना, ए टाइपिकल, फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, ए टाइपिकल यानी कि ये किसका टाइप है? स्टैमेंस का। ए टाइपिकल स्टैमेंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। बात समझ में आ गई होगी कि जो स्टैमेंस होते हैं वो टू पार्ट से मिलकर के बने होते हैं, और ये हम आपको अब तक कई बार बता चुके हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? करेक्ट, यानी कि एक तो आपका एंथर होता है और एक फिलामेंट्स होता है। ठीक है ना, तो जो ये टू पार्ट्स हैं, इन टू पार्ट्स में सबसे पहले तो एंथर, और जो सेकंड नंबर है उसको क्या कहते हैं? फिलामेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट्स। ए टाइपिकल स्टैमेंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ये टू पार्ट्स कौन कौन से हैं? एंथर है और फिलामेंट है। एंथर तो कैसे डिफाइन करेंगे?
एंथर को डिफाइन करना हो तो इट इज ए टर्मिनल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। आप देख रहे थे कि सबसे अपर या टर्मिनल पार्ट में क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे बाइलोब्ड स्ट्रक्चर्स कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा कि इट इज ए टर्मिनल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। तो एंथर के विषय में आप समझ जाएंगे कि इट इज ए टर्मिनल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। तो एंथर कहाँ प्रेजेंट है, एक टर्मिनल पे, और ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। वहीं पे अगर आप फिलामेंट्स की बात करें तो फिलामेंट्स क्या होते हैं, इट इज ए लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक, इट इज ए लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक। आप कह सकते हैं कि इट इज ए लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक। ठीक है, ये देखो ये फिलामेंट्स कैसा है, लॉन्ग है, पतला है, स्लेंडर स्टॉक, डंठल है इसमें। ठीक है, और इसके साथ साथ और भी इसके आगे की प्रोसेस क्या है कि इट्स प्रॉक्सिमल एंड, इट्स प्रॉक्सिमल एंड, प्रॉक्सिमल मीन्स होता है समीपस्थ या नजदीक। इट्स प्रॉक्सिमल एंड रिमेन अटैच्ड टू, इट्स प्रॉक्सिमल एंड, इट्स प्रॉक्सिमल एंड्स, यानी कि ये किसके समीपस्थ होगा, रिमेन अटैच्ड टू थाइलमस। Its proximal ends remain attached, किससे अटैच्ड होता है ये, टू थाइलमस और द पेटल्स ऑफ द फ्लावर। तो अटैच टू द थाइलमस, अटैच टू द थाइलमस। यहाँ तक बात समझ गए होंगे कि जो फिलामेंट्स होता है, अभी आपने देखा था ना कि हम यहाँ पे इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाए थे। तो ये जो एंथर का जो फिलामेंट्स है ये किससे अटैच है, थाइलमस से अटैच है। ठीक है ना, और यही थाइलमस के पास देख सकते हैं आर द पेटल्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, ओ आर द पेटल्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि जो स्टमेंस होता है, स्टमेंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। स्टमेंस मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड है, वो है एंथर और फिलामेंट। एंथर क्या है, इट इज ए टर्मिनल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। ठीक है ना, ये सबसे अपर पार्ट में आप क्या देख रहे हैं, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। वहीं पे फिलामेंट की बात करें तो इट इज ए लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक। ठीक है ना, ये लंबा और पतला एक ऐसा डंठल है जो कि इट्स प्रॉक्सिमल एंड रिमेन अटैच टू थाइलमस। ठीक है ना, जो कि ये थाइलमस के समीप क्या है, अटैच होता है। ठीक है ना, आर द पेटल्स ऑफ फ्लावर, या जहां से यहीं पर से आप क्या देख रहे थे, ये पेटल्स ये निकले हुए हैं, तो यहाँ से भी अटैच होता है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए डिस्क्राइब करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ टाइपिकल एंथर।
स्ट्रक्चर्स ऑफ टाइपिकल एंथर। ठीक है, अब इसके विषय में हम लोग बातचीत करते हैं। तो यहाँ तक तो हम लोग समझ गए कि एंथर को अभी हमने देखा और उसको डिस्क्राइब भी किया कि एंथर कैसा दिख रहा था, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। कहाँ पे? इट इज ए टर्मिनल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, तो आइए की ओर बढ़ रहे हैं कि स्ट्रक्चर्स ऑफ टाइपिकल एंथर। आइए इसके भी कुछ पॉइंट से नोट कर लेते हैं। ए टाइपिकल एंथर इज बाइलोब्ड। द टू एंथर लोब आर सेपरेटेड बाय ए ग्रूव इन फ्रंट and are attached to each other by a band of vascular tissue called connectives। आप समझ गए होंगे कि इसके कैरेक्टर्स में ए टाइपिकल एंथर इज बाइलोब्ड। लिखते हैं ए टाइपिकल एंथर इज क्या है? बाइलोब्ड। यानी कि जो एंथर हैं वो कैसे हैं? बाइलोब्ड हैं। ठीक है ना। द टू एंथर लोब्स आर सेपरेटेड। द टू एंथर लोब्स आर सेपरेटेड। अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, द टू एंथर लोब्स आर सेपरेटेड। तो मान लीजिए जब दोनों एंथर के जो लोब्स होते हैं वो क्या हैं? एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। किसके द्वारा? बाय ए ग्रूव इन फ्रंट। क्या लिख सकते हैं? बाय ए ग्रूव इन फ्रंट। ठीक है ना, मुड़े हुए स्ट्रक्चर्स के तौर पे फ्रंट। एंड आर अटैच्ड टू ईच अदर। एंड आर अटैच्ड एंड आर अटैच्ड टू ईच अदर। समझ गए? ये किससे अटैच हैं? एक दूसरे से। बाय ए बैंड ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। आप कह सकते हैं बाय ए बैंड ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो जहां यहाँ पे एक वेस्कुलर टिश्यू जो पाया जा रहा है, जहां पे ये जिससे ये दोनों लोब्ड क्या है? सेपरेटेड हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं बाय ग्रुप्स, मुड़े हुए स्ट्रक्चर्स के द्वारा। ठीक है ना। तो उस स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? वेस्कुलर टिश्यू आर कॉल्ड। वेस्कुलर टिश्यू आर कॉल्ड कनेक्टिव। ठीक है, याद रखिएगा, कनेक्टिव। तो यहां तक बात समझ में आ गई कि जो हमारा एंथर है उसका स्ट्रक्चर कैसा है? बाइलोब्ड है। और उसके साथ साथ द टू एंथर लोब्स आर सेपरेटेड। और उसके बाद में उसके एंथर के जो टू एंथर के जो लोब्स हैं वो क्या है? एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। किसके द्वारा? बाय ए ग्रूव इन फ्रंट। ठीक है, एंड आर अटैच्ड ईच अदर बाय ए बैंड ऑफ वेस्कुलर, बाय ए बैंड ऑफ वेस्कुलर टिश्यू आर कॉल्ड कनेक्टिव्स। ठीक है, तो आइए इसका सेकंड पॉइंट्स भी देखते हैं कि ईच एंथर इज फोर साइडेड। कैसा होता है? ईच एंथर इज फोर साइडेड।
टेट्रागोनल, आइए नोट करते हैं, ईच एंथर इज फोर साइडेड, ईच एंथर इज फोर साइडेड टेट्रागोनल लोकेटेड एट कॉर्नर्स, ईच एंथर इज फोर साइडेड टेट्रागोनल लोकेटेड, टेट्रागोनल चतुष्फलकीय आकार का, एट कॉर्नर्स, एट कॉर्नर्स, समझ गए? जो उसका प्रत्येक एंथर है वो फोर साइडेड है, फोर साइड मीन्स टेट्रागोनल है, लोकेटेड एट कॉर्नर्स, ठीक है ना? टू इन ईच लोब, टू इन ईच लोब, हेंस अ मैच्योर एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिया। आप कह सकते हैं टू इन ईच लोब, टू इन ईच लोब, आप देख सकते हैं जो दोनों के जो लोब्स हैं वो जब क्या होते हैं, हेंस अ मैच्योर एंथर इज, हेंस अ मैच्योर एंथर इज, जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, मैच्योर एंथर इज टेट्रास्पोरेंजियम, क्या होता है, एंथर इज टेट्रास्पोरेंजियम, टेट्रास्पोरेंजियम, क्लियर? टू ईच एंड टू ईच लोब, ठीक है ना? जो दोनों लोब हैं वो क्या होते हैं, जब ये मैच्योर एंथर में हो जाते हैं तो उसको हम इज टेट्रास्पोरेंजियम कहते हैं, ठीक है ना? अब इसमें नेक्स्ट अगर देखते हैं इस टाइपिकल एंथर को डिस्क्राइब करने के लिए, तो माइक्रोस्पोरेंजियम फॉर्म्स पोलन साइक। अब आप समझ गए होंगे क्या माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम याद रखिएगा, हमने इसको लिखा है कि माइक्रोस्पोरेंजियम फॉर्म्स पोलन साइक। ये कहाँ से? माइक्रोस्पोरेंजियम फॉर्म्स पोलन sacs, microsporangium forms pollen sacs which on maturity, क्या है? pollen sacs which on maturity become filled with pollen grains. become filled with pollen grains. अब आप समझ गए होंगे कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है फॉर्म्स पोलन साइक, पोलन साइक से माइक्रोस्पोरेंजियम का निर्माण हो रहा है, विच ऑन मेच्योरिटी बिकम फिल्ड विथ पोलन ग्रेन्स, जो कि ये मेच्योर होकर के किस में बदल जाएंगे? पोलन ग्रेन्स में बदल जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर हुआ? किसी को कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं? सब समझ में आ रहा है? अच्छा, हाँ, समझ में तो सभी आ ही रहा है, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर करें जिससे कि हम आपको और अच्छे से अच्छे तरीके से वीडियो बना करके आप तक पहुंचाते रहें, ठीक है? तो हमारे इस चैनल को लिविंग पीक क्लासेस प्रयागराज नाम का जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और इसको लाइक और शेयर करिए, और इसके साथ साथ
और भी कोई आपकी प्रॉब्लम्स हो या कोई सजेशन हो तो आप कमेंट भी करिए। हमने आपसे बताया है कि हमने अब तक 4 वीडियो भेज चुके हैं और उसमें से अभी तक बहुत कम लोग सब्सक्राइब एंड लाइक किए हैं। तो जितना हो सके इस लॉकडाउन टाइम पे आप अपने मित्रों को खूब शेयर करते रहिए, ठीक है। और उनसे कहिए कि जहाँ कहीं प्रॉब्लम्स भी आए वो कमेंट्स भी करें, और जितना अधिक मात्रा में आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना अच्छा आप तक वीडियो लेक्चर्स बनाने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। यानी आप भी कुछ रिस्पांस करिए। अभी भी आप लोगों की संख्या बहुत कम है शेयर करने के लिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए, ठीक है। शेयर करेंगे तो आप समझ लीजिए कि अपने साथ साथ औरों के लिए भी जो आपके विचार अच्छे नहीं हैं वो भी अच्छे बनेंगे, आपका आगे और भी उससे भी अच्छा होगा। तो हम यही कहते हैं जितना हो सके आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को, हाँ, अपने स्कूल में जितने भी यार दोस्त मित्र हैं सबको आप भेजिए, शेयर करते रहिए। संख्या बहुत कम है। देखिए हम आपको कितना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं और आप तक भेजते हैं, तो थोड़ा बहुत तो आपका फर्ज बनता है ना कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक। आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संख्या आप लोगों की बहुत कम है, लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा तो ये कर्तव्य बनता है अपने सर के लिए कि आप इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो अब हम लोग किसकी चर्चा करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। आइए स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एंथर वॉल कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर। कितने लेयर में होती है एंथर वॉल? 4 लेयर में होती है। सबसे पहले ये बात हमें याद रखना कि एंथर वॉल कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स। तो पहला कंटेंट है यहाँ पे एंथर वॉल कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स। आप समझ गए होंगे कि जो एंथर की वॉल लेयर होती है उसमें कितने वॉल लेयर्स में वो डिवाइड है? 4 लेयर्स में डिवाइड है। कौन कौन से डिवाइड होते हैं? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। समझ गए? तो ये 4 लेयर्स कौन कौन से हैं? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस और सेकंड है एंडोथीसियम और थर्ड है मिडिल लेयर और इसके बाद फोर्थ है टैपिटम, ठीक है। तो जो एंथर की वॉल है वो कितने वॉल लेयर्स में डिवाइड है? 4 वॉल लेयर्स में डिवाइड है। कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड है? तो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। तो आइए सबसे पहले हम लोग एंथर की वॉल बना लेते हैं और उससे फिर हम आपको समझाते हैं। ठीक है,
तो हम सबसे पहले, चूंकि आप जानते हैं कि टेट्रागोनल स्ट्रक्चर्स होता है, कैसा स्ट्रक्चर्स होता है, ये और ये और ये इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये हो गया, और ये हमने बना दिया माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर्स। और अब इसमें आप क्या देखेंगे कि एक वॉल लेयर ये है और एक ये है, इसी तरह एक ये है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स है। तो ये जो हमने एंथर दिखाया है वो क्या है कि टीएस ऑफ मैच्योर एंथर। अगर इसका फिगर देखा जाए तो ये फिगर किसका बना हुआ है, टीएस ऑफ मैच्योर एंथर, टीएस ऑफ मैच्योर एंथर। तो फिर आइए अब इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना, कौन कौन सी लेयर है। तो सबसे पहले जो आउटर लेयर होती है वो क्या होती है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बाह्य परत होती है। और उसके बाद जो सेकंड लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, एंडोथीसियम। और उसके बाद की लेयर जो होती है क्या कहते हैं, मिडिल लेयर, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, मिडिल लेयर, ठीक है। और उसके साथ साथ अब आप अगर यहाँ की लेयर पे आ जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, टैपिटम, ठीक है। ये टैपिटम की लेयर हो जाती है। अब आगे अगर आप देखते हैं तो इसी टैपिटम के सेंटर पे क्या पाया जाता है, स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई ना। हमने ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मैच्योर एंथर का फिगर बना करके और ये चारों लेयर को हमने दिखा दिया। ये आउटर लेयर एपिडर्मिस, और उसके बाद उसके अंदर की लेयर एंडोथीसियम, मिडिल लेयर टैपिटम। अब जो टैपिटम की जो सेंटर में है उसको स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं, और जिससे ये जुड़ा हुआ है ये टू लोब्ड, ठीक है ना, टेट्रागोनल माइक्रोस्पोरेंजियम। और वो किससे कनेक्ट है, कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट है। तो यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसके बाद इसका फिगर एक और भी बनता है जिसको हम लोग काट करके प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑफ वन माइक्रोस्पोरेंजियम। मान लीजिए कि हम इतना काट लें, इतना, ठीक है। अब जब हम इतना सेक्शन करके बनाएंगे फिगर तो आप समझ सकते हैं कि एपिडर्मिस की आउटर लेयर होगी, फिर एंडोथीसियम की होगी, और फिर जो मिडिल लेयर की होती है वो 2 लेयर में होगी, ठीक है ना। और उसके अंदर टैपिटम होगा, और टैपिटम के अंदर क्या पाए जाएंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल पाए जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड आप देख सकते हैं। तो ये तो लेयर कौन सी हो गई, एपिडर्मिस,
सेकंड लेयर कौन सी हो गई? इंडोथीसियम। अब जो इसके बाद की जो लेयर होती है, कौन सी लेयर? मीन्स मिडिल लेयर। और वह लेयर कितने? तो ये और ये लेयर क्या कहलाती है? मिडिल लेयर। मिडिल लेयर, ठीक है। अब मिडिल लेयर के अंदर, ठीक है, मिडिल लेयर के अंदर आप स्ट्रक्चर से कुछ ऐसे देखेंगे। ठीक है, तो इसमें अब आप ये स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं कि एपिडर्मिस, इंडोथीसियम और मिडिल लेयर, और उसके बाद में टाइपिटम। ठीक है, ये लेयर को हम क्या कहते हैं? टाइपिटम। और टाइपिटम की जो लेयर है, इसी में ही आप देख रहे हैं कि क्या पाए जा रहे हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या पाए जा रहे हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसी है कि फिगर में प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ 1 माइक्रोस्पोरेंजियम। अगर आप इस फिगर की बात करें तो प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ 1 माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, ये डायग्राम है। आपको हमने इसका सेक्शन करने के बाद इतना ये डायग्राम आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि यही माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, आगे जब मैच्योर होती है तो वो पॉलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब पॉलन ग्रेन्स में कैसे कन्वर्ट होती है यह भी आपको देखना है। तो कुछ स्ट्रक्चर्स ठीक है, कुछ ऐसे ही कई लेयर्स में ये स्ट्रक्चर्स बने होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर से कुछ इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर्स बना होता है। और इसी के अंदर क्या पाए जाते हैं? ये मैच्योर पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे यही हैं क्या? पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, और ये जब मैच्योर होते हैं तो ये क्या डिस्टेंस होकर के प्रस्फुटित होते हैं और इससे पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? फ्री हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं डिहिस्ड आयंथर। क्या लिखेंगे फिगर में? फिगर में आप लिखेंगे डिहिस्ड आयंथर शोविंग, डिहिस्ड आयंथर शोविंग पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स।
तो ये हमने माइक्रोस्पोरेंजिया का डायग्राम बना दिया। अब इसी को क्या करना है, अब इसी को डिफाइन करना है। ठीक है, तो अब इसको हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं, एपिडर्मिस की। सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं, एपिडर्मिस की। तो एपिडर्मिस को कैसे डिफाइन करेंगे, आउटर मोस्ट सिंगल लेयर एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शंस। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो एपिडर्मिस है यह सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है और कितनी है, सिंगल। ठीक है ना, केवल एक ही लेयर है और साथ साथ क्या करती है, प्रोटेक्शन का कार्य करती है। तो आप लिख सकते हैं कि आउटर मोस्ट सिंगल लेयर एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शंस। आउटर मोस्ट सिंगल लेयर, यहाँ पे लिखिए आउटर मोस्ट सिंगल लेयर, आउटर मोस्ट सिंगल लेयर एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शंस। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शंस। ठीक है, तो ये तो रहा एपिडर्मिस की बात। एपिडर्मिस कैसा है, आउटर मोस्ट सिंगल लेयर एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। यानी आपकी माइक्रोस्पोरेंजियम की जो आउटर लेयर है वह केवल सिंगल है और प्रोटेक्शन का भी कार्य करती है। ठीक है, अगर उसकी बात की हम लेयर की बात करें, एंडोथीसियम, तो सेल्स ऑफ दिस लेयर हैव अल्फा cellulosic fibrous bond arising from inner together wall which help in dehiscence of anther due to their hygroscopic nature। अब आप समझ सकते हैं कि एंडोथीसियम के विषय में क्या लिखना है, सेल्स ऑफ दिस लेयर हैव अल्फा सेलुलोजिक फाइब्रस बाइंड्स। सेल्स ऑफ दिस लेयर है, एंडोथीसियम में लिखिए सेल्स ऑफ दिस, सेल्स ऑफ दिस लेयर क्या लिखेंगे, सेल्स ऑफ दिस लेयर हैव अल्फा सेलुलोजिक फाइब्रस बैंड्स। अल्फा सेलुलोजिक फाइब्रस बैंड। ठीक है, समझ जाइएगा। इसकी जो सेल्स होती है एंडोथीसियम की, अल्फा सेलुलोजिक फाइब्रस बैंड्स एराइजिंग फ्रॉम इनर, एराइजिंग फ्रॉम इनर कैसा है, कहाँ से उत्पन्न होती है, इनर वाले पार्ट्स में। ठीक है ना, टैंजेंशियल वॉल विच हेल्प्स इन डिसेंस। आप समझ सकते हैं कि जो एराइजिंग फ्रॉम इनर, ठीक है ना, यहाँ पे लिखिए पहले कहाँ से, ये एराइजिंग फ्रॉम, एराइजिंग फ्रॉम इनर। ठीक है ना, टैंजेंशियल वॉल क्या नाम होता है, टैंजेंशियल वॉल, टैंजेंशियल वॉल एराइजिंग फ्रॉम इनर टैंजेंशियल वॉल, टैंजेंशियल वॉल which helps in dehiscence, which helps which help in dehiscence of anther
ड्यू टू देयर ऑफ एंथर ड्यू टू देयर हाइग्रोस्कोपिक नेचर। हाइग्रोस्कोपिक नेचर, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इसकी जो एंडोथीसियम की लेयर होती है उसका नेचर कैसा होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है। और उसके साथ साथ ये सेल्स की जो लेयर है वो अल्फा सेलुलोजिक फाइब्रस ब्लैंड जो कि राइजिंग फ्रॉम इन अ टैंजेंशियल वॉल व्हिच हेल्प्स इन डिसेंस ऑफ एंथर ड्यू टू देयर हाइग्रोस्कोपिक नेचर, ठीक है। सेकंड की जो एंडोथीसियम वॉल होती है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है और ये किससे बनी होती है, अल्फा सेलुलोजिक फाइब्रस बैंड से, जो कि कहाँ से, राइजिंग फ्रॉम इनर टैंजेनाइटल वॉल, ठीक है। अब आइए थर्ड नंबर पे मिडिल लेयर। इट इज 1 to 3 लेयर। कितने लेयर होती है ये, मिडिल लेयर। इट इज 1 to 3 लेयर। कितने लेयर में होती है, इट इज 1 to 3 लेयर। इट डिजनरेट एट मेच्योरिटी, और भी आगे लिख सकते हैं कि इट डिजनरेट एट मेच्योरिटी, ठीक है ना। ये मिडिल लेयर डिजनरेट होती है और होती कितने हैं, 1 से 3 लेयर्स में होती है। और जब ये मैच्योर होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम तो उस समय ये डिजनरेट हो जाती है, ठीक है। अब फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ नंबर है टैपिटम, ठीक है ना। टैपिटम क्या होता है, इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर। कैसी लेयर है, इनर मोस्ट लेयर, इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर। आइए ये टैपिटम की बात करते हैं। इट इज द इनर मोस्ट लेयर, भाई सबसे अंदर की लेयर होती है इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल, ठीक है ना। इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल, इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल विच सराउंड्स द स्पोरोजिनस टिश्यू। एंथर वॉल विच surrounds the sporogenous tissue, जिसके चारों ओर, ठीक है ना, ये टैपिटम है ना, इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर। एंथर की ये सबसे इनर मोस्ट लेयर वॉल होती है, विच सराउंड्स, जो कि ये सराउंड्स द स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है ना, जो कि ये स्पोरोजिनस टिश्यू को टैपिटम की लेयर चारों तरफ से क्या की रहती है, घेरे रहती है, ठीक है। तो आज यहीं तक। आपको कैसा लगा आज का लेक्चर? अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस लिविंग पिग क्लासेस प्रयागराज के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और भी कमेंट्स करें। आपके कमेंट्स अच्छे भी हैं या अच्छे नहीं हैं, जो भी कमेंट्स हैं वो सब हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे और हम आपको इसी तरह का वीडियो लेक्चर देते रहेंगे। थैंक्स यू।